Hello everyone, welcome to Study and Stuff. And today we are starting part 6 of class 10th history chapter 3 making of the global world. और आज का टॉपिक है हमारा ग्रेट डिप्रेशन एंड ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। अब ये जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे मेंटल डिजीज, मेंटल इलनेस नहीं है। यहाँ पे हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन टर्म जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है, ठीक है। देखो, द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930s। ठीक है जी। तो 1929 में और फिर मिड 30s 36 37 तक ये चलेगा पूरा का पूरा डिप्रेशन। इसका मतलब क्या है डिप्रेशन का? देखो, डिप्रेशन इकोनॉमिक्स की एक टर्म है, इसका मतलब कुछ और होता है, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइंस इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स एंड ट्रेड। कैटास्ट्रोफिक यानी कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस लेवल की डिक्लाइंस। डिक्लाइन किस चीज में होगा? प्रोडक्शन में डिक्लाइन होगा। फैक्ट्रीज सामान बनाना बंद कर देंगी या बहुत कम कर देंगी, लिमिटेड कर देंगी। क्यों? क्योंकि बिक नहीं रहा है सामान। और क्योंकि सामान नहीं बिक रहा है तो क्या होगा? तुम अपने इंप्लॉयज को निकालना शुरू कर दोगे तो इंप्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, डिक्लाइन होगा प्रोडक्शन में भी, उससे इंप्लॉयमेंट भी कम होगी। और क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो डिक्लाइन इनकम में भी होगी। और क्योंकि कोई सामान बिक नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इंप्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। और क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग खरीद भी नहीं पाएंगे कुछ, और जब खरीद नहीं पाएंगे तो ट्रेड नहीं होगा। और अगर ट्रेड नहीं होगा या कम खरीदेंगे लोग, तो अगेन प्रोडक्शन कम होगी, अगेन इंप्लॉयमेंट कम होगी, अगेन इनकम कम होगी, और अगेन फिर से ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये साइकिल रिपीट होती जाएगी बार बार और एक डेंजरस लेवल पे चली जाएगी, एंड दैट सिचुएशन इज नोन एज डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन बहुत, इसको इस पूरे टाइम पीरियड को ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। 1929 से लेके 1936-37 तक की जो टाइम पीरियड है पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। पूरी दुनिया में आया था। हमने देखा है पिछली वीडियोस में कि किस तरह से एक लालच भरा सिस्टम आप पूरी दुनिया में स्टार्ट करोगे, प्रोडक्शन करो, मास कंजम्पशन करो, मास प्रोडक्शन करो, सस्ती कर दो चीजें, लोगों की इनकम्स बढ़ा दो, बिल्कुल अपनी मर्जी से जबरदस्ती इनकम्स बढ़ा दो, और उससे बेनिफिट भी आप ही का है। इस तरह का जब सिस्टम, एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम आप लेके आओगे, ग्रीड बेस्ड सिस्टम, लालच के ऊपर पूरी सिस्टम खड़ा हुआ है सारा, जब आप ये सिस्टम लेके आओगे तो उससे डेंजरस लेवल पे नुकसान होगा पूरी दुनिया का। क्योंकि ये सिस्टम जबरदस्ती आप चला रहे हो, नेचुरल नहीं है, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा ज्यादा टाइम तक। द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इंपैक्ट ऑफ डिप्रेशन वेरीड अक्रॉस कंट्रीज। अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम पे डिप्रेशन आएगा, एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। बट इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज वर द वर्स्ट अफेक्टेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट डिप्रेशन से अगर मैं आपको पूछूं सबसे ज्यादा नुकसान किस कम्युनिटी को हुआ, तो वो होगी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चरल कंट्रीज। एग्रीकल्चरल कंट्रीज वो होती हैं जो रॉ मटेरियल सेल करती हैं दूसरी कंट्रीज को, ठीक है। और रॉ मटेरियल कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा। प्राइमरी सेक्टर बेस्ड जो कंट्रीज होगी ना, जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगी, जो कॉटन लगाएंगी, जो शुगर केन लगाएंगी, है ना, तो ये जो कंट्रीज होंगी या ये जो रीजन्स होंगे, जिन रीजन्स में ये प्रोडक्शन होता होगा इन चीजों का, तो वहां पे, और जो कम्युनिटीज डिपेंडेड है इन सब चीजों पे, जैसे फार्मिंग कम्युनिटी है तो वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर इनकम पे, तो जब ये सारी चीजें चलेंगी आपके, तब जाके उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। This was because the fall in agriculture prices was greater and more prolonged than the prices in industrial good। अब ये चीज हमें समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने ब्रिटेन का एग्जांपल लिया है फर्स्ट वीडियोस में। हमने देखा है कि किस तरह से ब्रिटेन वगैरह क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, दूसरों को अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो महंगे में बेचेंगे, लेकिन आप एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप अच्छे से उसका प्राइस पे नहीं करोगे। इससे क्या होगा? एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। देखो, द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस वाज ग्रेटर, बहुत ही कम प्राइसेस हो जाएंगे, लेकिन प्राइसेस इंडस्ट्रियल गुड के कम नहीं होंगे। और अभी भी ये टाइम है जब मोस्टली जो लोग हैं, मोस्टली हम बात कर रहे हैं, अभी भी मोस्टली लोग पूरी दुनिया में वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे, यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो फैक्ट्री वाला सिस्टम है, सेकेंडरी सिस्टम है, ये तो अभी ग्रो करना स्टार्ट हो रहा है ना। और ज्यादातर लोग जब एग्रीकल्चर ही सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के तुम प्राइसेस कम कर दोगे, उसमें फॉल आ जाएगा, ठीक है ना, वो प्राइसेस नीचे चले जाएंगे, तो नुकसान ज्यादातर लोगों को होगा। मोस्टली लोग क्योंकि डिपेंड करते हैं, तो मोस्टली लोगों को नुकसान होगा। द डिप्रेशन वॉज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर। एक फैक्टर नहीं था डिप्रेशन का, बहुत सारी वेरियस फैक्टर्स थे, और वो वेरियस फैक्टर्स क्या थे, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट, द एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। दिस वॉज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी हमने देखा था क्या हुआ था, कि सबसे पहले तो यूरोप की कंट्रीज ही, ये जो यूरोप, पूरा यूरोप था, ये सारी कंट्रीज ही, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज, रशिया वगैरह, ये जो कंट्रीज हैं, इनसे ही ग्रेन्स खरीदती थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हो जाएगी तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, ये कहीं और से भी प्रोडक्ट्स खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यहां से भी ग्रेन्स खरीदना स्टार्ट करेंगे।
अब जब तुम वहां से भी खरीद रहे हो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्स तुम्हारे मार्केट में आ जाएंगे। और जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जब देखो सप्लाई बहुत ज्यादा किसी चीज की बढ़ती है तो डिमांड भी कम हो जाती है और उसके चीज के प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। अब देखो एज प्राइजेस स्लम्प्ड, जब प्राइजेस बहुत डिक्लाइन करेंगे, नीचे गिरेंगे, एग्रीकल्चर इनकम्स डिक्लाइन, तो एग्रीकल्चर की इनकम्स भी डिक्लाइन करेगी। भाई मार्केट में ज्यादा ग्रेन्स है, नहीं खरीदने किसी को ग्रेन, तो क्या होगा, लोग पैसे नहीं पे करेंगे, उसके लोग बोलेंगे यार मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है अगर तुम ग्रेन्स दे रहे हो तो मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा, जितने तुम मांग रहे हो उतने नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। लेकिन जो एग्रीकल्चर इनकम पे डिपेंड करता है, बंदा एग्रीकल्चर को बेच के, प्रोडक्ट को बेच के वो इनकम अर्न करता है, यार उसकी तो इनकम डिक्लाइन हो गई ना। आप देखो इनकम डिक्लाइन होती है तो क्या होता है, फिर से ट्रेड डिक्लाइन होता है, समझ रहे हो। मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, मोस्टली लोगों की इनकम चली गई या कम हो गई तो क्या होगा, क्या वो सामान खरीदेंगे मार्केट से, नहीं खरीदेंगे ना, तो क्या होगा, फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। अब फार्मर बोलेंगे कि यार हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इनकम कम आ रही है, लेकिन हमें ज्यादा इनकम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देंगे अपना। तो फार्मर प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, वो सोचेंगे ज्यादा ग्रेन लगाते हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, और उससे क्या होगा, वो और ज्यादा मार्केट में चीज ले आएंगे, ठीक है ना। देखो अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम, अब तुम और ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो तो और उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। दिस वॉर्सन द ग्लट इन मार्केट, मार्केट में पहले ही ओवरफ्लो है ग्रेन्स का और इससे और ज्यादा वॉर्स हो गया, पुशिंग डाउन प्राइसेस इवन फर्दर, और ज्यादा प्राइसेस नीचे चले जाएंगे। फार्म प्रोड्यूस रॉटेड फॉर अ लैक ऑफ बायर्स, भाई सामान कोई खरीद नहीं रहा है तो फार्म प्रोड्यूस रॉट कर रही है, सड़ रही है, ठीक है, क्योंकि बायर्स नहीं है। फर्स्ट रीजन हो गया हमारा। सेकंड रीजन है, इन द मिड 1920s मेनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू लोन फ्रॉम द यूएसए। भाई मोस्टली कंट्रीज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी कंट्री को, जो भी आपने वहां पे करना है ना, जो भी आपकी डिक्लाइन हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नुकसान हो गया, आपको सब कुछ दोबारा से बनाना है, उसके लिए आपने लोन लिए थे यूएस से। वाइल इट वाज ऑफन एक्सट्रीमली इजी टू रेज लोन्स इन द यूएस व्हेन द गोइंग वाज गुड, देखो जब टाइम अच्छा होता तो यूएस से लोन लेना आसान होता था, लेकिन क्यों, क्योंकि इनके मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है। अब यूएस भी लोन लेना देना बंद कर देगा। यूएस ओवरसीज लेंडर्स पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, जरा सा भी इनको लगा कि नहीं भाई प्रॉब्लम है, मार्केट से पैसे वापस नहीं आएंगे अगर हम लोन देते नहीं होगा, तो यूएस के लोग घबरा जाते थे, यूएस के लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए। अब जब तुम लोन्स नहीं दे रहे हो, अब जब तुम लोन बंद कर दोगे, लोन्स अपने वापस मंगवा लोगे जो आपने ऑलरेडी दिए, आप बोलोगे फटाफट वापस करो, अब एकदम से बिजनेसेस बंद नहीं होंगे, तब क्या होगा, तब ये प्रॉब्लम आएगी, और ये भी बहुत बड़ा रीजन है, देखो डिप्रेशन आने का ये भी बहुत बड़ा रीजन है। In the first half of 1928, US overseas loans amounted to over 1 billion. तो 1 बिलियन तक लोन चले गए 1928 तक। A year later it was 1/4 of that amount. लेकिन एक साल बाद क्या होगा, वो लोन्स की बहुत ही कम अमाउंट हो गई, बिल्कुल एकदम फोर्थ लोन रह गया, फोर्थ पार्टी, बाकी सारा लोन उन्होंने वापस ले लिया। कंट्रीज दैट डिपेंडेड क्रूशियली ऑन यूएस लोन नाउ फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस। भाई एक्यूट क्राइसिस, बहुत ही खतरनाक क्राइसिस अब लोग फेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यूएस लोन नहीं दे रहा, और मोस्टली यूरोप की कंट्रीज का लोन पे किससे डिपेंड कर रही है, वो यूएस पे डिपेंड कर रही है। द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब यूएस के लोन वापस लेने से पूरी दुनिया को दिक्कत होगी, बहुत ही डिफरेंट मैनर में दुनिया को नुकसान होगा। इन यूरोप, यूरोप में क्या हुआ, इट लेड टू फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स एंड कोलैप्सेस ऑफ करेंसी सच एज ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की करेंसी थी पाउंड स्टर्लिंग, वो क्रैश कर जाएगी, फेल कर जाएगी, बहुत डॉलर के मुकाबले नीचे चली जाएगी। सेकंड क्या होगा, बैंक्स फेल हो जाएंगे। देखो बैंकों के पास पैसा कहां से आता है, बैंक्स लेंगे यूएस से लोन और उसके बाद आगे लोगों को लोन देंगे, ठीक है। अब जब यूएस वालों ने अपने लोन वापस ले लिए तो बैंक्स के पास क्या आगे देने को कुछ है, लोन नहीं है ना, तो बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, बैंक्स बंद हो गए, फेल हो गए बैंक। इन लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका है तुम्हारी ब्राजील वगैरह वाली जो कंट्रीज है ना, उस साइड जो कंट्रीज है, in Latin America and elsewhere, it intensified the slump in agricultural and raw material prices. अब इन regions में क्या हुआ, देखो ये जो countries है, Latin American countries और बाकी agriculture countries हुई, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही सेल करके इनकी ट्रेड करती हैं, सारा ये इन्हीं चीजों में ट्रेड करती हैं, इनको ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो रॉ मटेरियल जो कंट्री बेचेगी उसका नुकसान होगा ना, एग्रीकल्चर कंट्री जो बेचेगी प्रोडक्ट उसका नुकसान होगा ना। The US attempt to protect its economy in the depression by doubling import duties also dealt another severe blow to world trade. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस ने क्या किया, देखो पहले हमने बात आपको बताई थी कि यूएस एक तो लोन भी देता था दूसरी कंट्रीज को, और उसके बाद वो दूसरी कंट्रीज का प्रोडक्ट भी खरीदता था। यूएस बोलता था हाँ ठीक है हम आपको लोन देंगे, आप अपने वहां पे प्रोडक्शन करो, चीजें बनाओ, और जब आप वो चीजें बनाओगे तो वो प्रोडक्ट हम खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो आपका काम भी हम शुरू करवाएंगे, आपका प्रोडक्ट भी आपसे खरीदते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा।
यूएस ने क्या किया, लोन्स तो वापस ले ही लिए, अपनी कंट्री में जो भी यूरोप से प्रोडक्ट आएगा उसकी इंपोर्ट ड्यूटी, उसके ऊपर टैक्सेस भी डबल कर दिए। अब कोई चीज जब ज्यादा महंगी हो जाएगी, पहले 100 रुपए की आती थी, एकदम से 200 की होगी, एकदम से 200 की हो गई, तो क्या आप इतनी जल्दी खरीदोगे उसे? आप 200 वाली नहीं खरीदोगे, कोई 100, 110, 120 रुपए वाली जो चीज मिल रही है आप उसको खरीदोगे। तो यूएस ने यूरोप से ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी डबल कर दी जो सामान आता था, और इससे भी यूरोप में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। द यूएस वॉज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन। लेकिन यूएस को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कैसे हुआ? देखो, विद द फॉल इन प्राइसेस एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ डिप्रेशन, देखो प्राइसेस कम हो जाएंगे तो भाई पूरी दुनिया में असर पड़ेगा ना, और यूएस पे भी पड़ेगा। द यूएस बैंक्स हैड आल्सो स्लैश डोमेस्टिक लेंडिंग एंड कॉल्ड बैक लोन्स। यूएस ने क्या किया, पहले तो बाहर लोन देने बंद कर दिए थे उसने यूरोप में, और अब अपनी कंट्री में भी लोन देना वो बंद कर देगा। ठीक है, अब जब लोन नहीं दोगे तुम तो क्या होगा, तुम्हें टैक्सेस भी नहीं मिलेंगे, है ना। ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, देखो पीपल लाइनिंग अप फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स यूएस, ये 1938 की फोटो है। ठीक है, देखो जिन लोगों के पास जॉब नहीं होगी तो वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, लाइंस में खड़े हो जाएंगे कि कुछ पैसे दे दो, हम लोगों के पास जॉब नहीं है, हम लोग अपना खर्च करें, तो वो इस तरह से गवर्नमेंट के पास जाएंगे। और कहा जाता है उस टाइम पे कि 10 मिलियन पीपल वर आउट ऑफ वर्क, भाई 10 लाख लोगों के पास जॉब नहीं थी। 10 लाख बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, आप देखो, फार्मर्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, फार्मर्स अपना सामान बेच नहीं सकते थे। हाउस होल्ड्स वर रूइंड, फैमिलीज बर्बाद हो गई। ठीक है, एंड बिजनेसेस कोलैप्स, और बिजनेस भी फेल हो गए। फेस्ड विद फॉलिंग इनकम्स, इनकम्स कम होती जा रही है। मेनी हाउस होल्ड्स इन यूएस कुड नॉट रीपे व्हाट दे हैड बोरोड। अब जब इनकम ही कम हो गई है, अनएम्प्लॉयड हो गए लोग, लोगों की जॉब चली गई है, तो जो लोगों ने लोन ले लेके मकान बनाए हुए हैं, लोन ले लेके आपने रेफ्रिजरेटर लिए हुए हैं, लोन लेके आपने कार ली हुई है, लोन लेके आपने और सामान घर का लिया हुआ है, तो क्या वो उन सब चीजों की ईएमआई वापस पे कर पाएंगे? क्या उनके टैक्सेस पे कर पाएंगे? और जब वो नहीं पे कर पाएंगे तो क्या होगा? एंड दे वर फोर्स टू गिव अप देयर होम्स, उनको अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, बैंक्स ले लेंगे उनसे, उन्हें अपनी कार छोड़नी पड़ेगी, उन्हें अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और जो सामान है कंज्यूम करने वाले वो सब छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, द कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी ऑफ 1920s नाउ डिसअपीयर्ड इन अ पफ ऑफ डस्ट। देखो क्या हुआ, जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर स्टार्ट हुआ था, मास प्रोडक्शन से स्टार्ट किया आपने, इनकम्स रेज कर दी लोगों की, आपने प्रोडक्ट सेल करने स्टार्ट कर दिए, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एकदम से ही ऑलमोस्ट 10 साल के अंदर अंदर ये चीजें खत्म हो जाएंगी। एज अनएम्प्लॉयमेंट सॉर्ड, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पीपल ट्रज्ड लॉन्ग डिस्टेंस लुकिंग फॉर एनी वर्क दे कुड फाइंड। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जॉब नहीं होंगी, तो लोग दूर दूर तक जाना, दूर दूर तक डिस्टेंसेस ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि कहीं पे तो जॉब मिल जाए यार, कहीं पे ही काम मिल जाए। उस टाइम की मैं आपको बताऊं बात, अगर आपने 9th क्लास में नाजिज्म वाला चैप्टर पढ़ा, हिटलर वाला, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ग्रेट डिप्रेशन का असर सबसे ज्यादा जर्मनी के ऊपर पड़ा था, बहुत ही ज्यादा जर्मनी में नुकसान हुआ। और वहां पे लोग क्या करते थे, अपने गले में उन लोगों ने बोर्ड्स लटकाए होते थे और उस पर लिखा होता था कि विलिंग टू डू एनी वर्क, फूड प्रोवाइड कर दो, खाना ही दे दो, विलिंग टू डू एनी वर्क, हम कुछ भी काम कर लेंगे, आप कुछ भी करवा लो, है ना। बट फिर भी लोगों को जॉब नहीं मिलती थी। अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड। पहले दूसरी कंट्रीज को लोन देते थे, अब इतना ज्यादा नुकसान होगा, सब देखो लोन्स, यूएस में भी बैंक्स लोन देना बंद कर देंगे। अब जब लोन देना बंद कर देंगे, आप डोमेस्टिक लेंडिंग ही नहीं कर रहे हो, तो क्या है, तो आपके पास पैसे कहां से आएंगे? तो बैंकिंग सिस्टम ही यूएस का कोलैप्स कर जाएगा। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, और जब आपने जिनको लोन दिए हैं वापस नहीं ले पाओगे, है ना, उनके बिजनेस कोलैप्स कर जाएंगे। तो जब लोन आप वापस नहीं ले पाओगे लोगों से, तो जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए आपके बैंक में, आप उनको कैसे वापस करोगे, है ना। तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स वर बैंकरप्ट एंड वर फोर्स्ड टू क्लोज। तो हजारों बैंक्स उस टाइम पे क्लोज हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1933 तक 4000 बैंक क्लोज हो गए, और ऑलमोस्ट 1929 से 1932 के बीच में 1,10,000 कंपनीज बंद हो गई। आप सोचो इतनी सारी कंपनीज बंद हुई है, तो यहाँ पे कितने सारे लोग जॉब करते होंगे, उन सबकी जॉब भी चली गई। By 1935, a modest economic recovery was underway in most industrial countries, but the Great Depression's wider effect on society, politics, international relations, and on people's mind proved more enduring. भाई देखो 1935 और उसके बाद तक रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 1935 तक रिकवर होना, ये जो भी ग्रेट डिप्रेशन हुआ है, ये धीरे धीरे बाहर आ रहे थे लोग डिप्रेशन से, लेकिन ये हो तो गया, लेकिन फिर भी ये इतना डेंजरस था, इतना खतरनाक था कि लोग इसको भूल नहीं पाए, और इसके इंप्लीकेशंस बहुत बड़े बड़े थे। अब देखो, हमने ये चीज देखी है कि ये ग्रेट डिप्रेशन कहां पे आया, कौन सी कंट्री में आया, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आया, यूरोप में आया, अमेरिकाज में आया। ठीक है, इन लोगों ने न्यू सिस्टम स्टार्ट किए, मैन्युफैक्चरिंग, मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया, लोन देके लोन पे चीजें खरीदनी स्टार्ट की, ये सब चीजें इन्होंने स्टार्ट की। ठीक है, अब सिस्टम तुमने बनाया, लेकिन पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। द ट्रैमर्स ऑफ अ क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड
वर क्विकली रेले टू अदर पार्ट्स अफेक्टिंग लाइव्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। एक पूरी दुनिया में देखो ना, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है, सारी दुनिया सारी कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी हैं। अब जब तुम सब कनेक्ट हो चुके हो तो एक कंट्री में किसी पूरे पूरे वर्ल्ड में एक कॉर्नर में कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरी दुनिया उसका रिजल्ट देखेगी, पूरी दुनिया पे उसका असर होगा। In 19th century, colonial India had become an exporter of raw material, an exporter of agricultural goods, and importer of manufactures. देखो पहले क्या होता था, हम अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाते थे और दूसरी कंट्रीज को सेल करते थे। हमारे टेक्सटाइल, हमारे स्पाइसेस खरीदने आते थे ब्रिटिश लोग, लेकिन अब क्या है, इनके मशीन गुड्स हमने खरीदने स्टार्ट कर दिए। हम अपनी कंट्री में खरीदेंगे तो वो क्या होगा, इंपोर्ट होगा। और दूसरी कंट्रीज को हम लोगों ने अब मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बनाने बंद कर दिए हैं। अब हमने उनको रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, उन लोगों का फायदा हो रहा है। द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। अब देखो ना, इंडिया क्या बन चुका है, इंडिया भी आपको नहीं लगता कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी बन चुका है। पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सारी डिस्ट्रॉय करेंगे ब्रिटिशर्स और हम दोबारा से एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में हम लोग चले गए हैं और हम एग्रीकल्चर गुड्स बेचना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कंट्रीज बेचती थी उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इस टाइम पे, ठीक है ना जी। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया को कितना नुकसान हुआ होगा उस टाइम पे। एंड इंपोर्ट्स नियरली हाफ बिटवीन 1928 एंड 1934। ये 6 सालों में 7 सालों में क्या होगा कि इंपोर्ट्स बिल्कुल हाफ हो जाएंगे, आधे इंपोर्ट हो जाएंगे। हम दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेड में हमें नुकसान हो रहा है, हमारी इनकम ही कम हो गई है, तो हम कैसे खरीदेंगे। एज इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश्ड, प्राइसेस इन इंडिया आल्सो प्लंज्ड। जब पूरी दुनिया में प्राइसेस कम हो रहे हैं तो इंडिया का सामान कौन खरीदेगा, इंडिया का भी नहीं खरीदेंगे, उसके प्राइसेस भी कम होंगे, ठीक है ना जी। Peasants and farmers suffered more than urban dwellers। देखो शहरों में रहने वाले लोगों को तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम्स पे जो लोग डिपेंड करते हैं, पीजेंट्स है, फार्मर्स है, वो ज्यादा सफर करेंगे। दो एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली, द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स। देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे हैं, है ना, तो इनकम्स ऑलरेडी फार्मर्स की, पीजेंट्स की कम है। और इसी टाइम पे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है, इनकम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस नहीं करेगी, गवर्नमेंट टैक्स लेना बंद नहीं करेगी, उल्टा फोर्स करेगी गवर्नमेंट की, फार्मर्स, पीजेंट्स तुम अपना टैक्स पे करो। अब देखो ना ये टाइम कौन सा चल रहा है, ध्यान से देखो, 1928 से लेके 1934 के आसपास का ये टाइम है। देखो इस टाइम पे क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। टैक्सेस मत पे करो, गांधी जी इंडिया में, याद है आपको, 8th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो। तो गांधी जी बोलेंगे लोगों को टैक्सेस मत पे करो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, सीडीएम स्टार्ट हो जाएगी इंडिया में। कंसीडर द जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल। यहां पे आपका एक एग्जांपल है जूट प्रोड्यूसर्स का, कि जूट प्रोड्यूसर्स एक एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इससे इन लोगों को क्या नुकसान हुआ ग्रेट डिप्रेशन में। देखो दे ग्रू रॉ जूट दैट वाज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ गनी बैग्स। देखो जूट बनाते थे फैक्ट्रीज में, फिर उसकी बोरियां बनाई जाती थी। गनी बैग्स क्या होती हैं, बोरियां होती है ना, जूट के बैग्स होते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं गनी बैग्स। बट एज गनी एक्सपोर्ट्स कोलैप्स्ड, लेकिन क्या होगा, गनी बैग्स बना के आप एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब गनी बैग्स ही कोई खरीदने को तैयार नहीं है। द प्राइसेस ऑफ रॉ जूट क्रैश्ड मोर देन 60%। देखो जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी वो आज 40 रुपए की मिल रही है। इन लोगों को देखो 60% नुकसान हो रहा है। तो देखो ना कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचने वालों को, एग्रीकल्चर इनकम्स पे डिपेंड होने वाले को। पीजेंट्स हु बोरोड इन द होप ऑफ बेटर टाइम्स to increase output in the hope of higher incomes faced even lower prices and fell deeper and deeper into debt। debt का मतलब होता है कर्जा, और क्योंकि आपने बोरो किया है, आपने अपनी एग्रीकल्चर फार्म में प्रोड्यूस लगाने के लिए ही आपने लोन लिया है, छोटे छोटे आप लोन लेते हो। जब लोन लेके आप सारा काम कर रहे हो और लोन्स पे नहीं कर पाओगे, आपकी चीजें सेल नहीं हो रही हैं, तो आप लोन भी पे नहीं कर पाओगे और आप कर्जे के नीचे बहुत ज्यादा दब जाओगे। Across India, peasants' indebtedness increased. They used up their savings। देखो peasants की जो कर्जा है peasants का वो बढ़ता चला जाएगा, अपनी सेविंग्स यूज कर लेंगे, वो अपनी लैंड गिरवी रख देंगे, मॉर्गेज कर देंगे, एंड सोल्ड वट एवर ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसेस। और जो भी आपके पास ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो सब बेचना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसेस, ठीक है ना जी। इन दीज डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल। अब देखो ना पुअर फैमिलीज है, पुअर कंट्री है, पीजेंट्स वगैरह के पास आपका प्रोड्यूस नहीं बिक रहा है, तो तुम्हें लाइफ तो चलानी है ना अपनी, तो तुम क्या करोगे, घर के गोल्ड सिल्वर ही बेचना स्टार्ट कर दोगे। इंडिया में कल्चर है बहुत ज्यादा ज्वेलरी खरीदने का, शुरू से कल्चर था एंशियंट टाइम से, ठीक है ना, तो हर घर में ऑलमोस्ट गोल्ड सिल्वर होता ही था, तो ये सब लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे। और जब पूरी कंट्री बेचना स्टार्ट कर देगी तो कहां बेचेगी, दूसरी कंट्रीज में। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स, नोटेबली गोल्ड, स्पेशली गोल्ड।
The famous economist John Maynard Keynes thought that Indian gold exports promoted global economic recovery. They certainly helped speed up Britain's recovery. They did little for the Indian peasant. देखो यहां पे एक चीज समझने वाली है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे 11th क्लास में जाके तो आप इसका नेम सुनोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स है, जॉन मेनॉर्ड कीन्स। तो कीन्स ने क्या बोला कि इंडिया ने ये जो गोल्ड का एक्सपोर्ट किया है इससे पूरी दुनिया को डिप्रेशन से रिकवर होने में मदद मिली। ब्रिटेन की रिकवरी तो होगी, इंडस्ट्रियल कंट्रीज की रिकवरी तो हो गई इससे, लेकिन व्हाट अबाउट इंडियन पीजेंट? एक गरीब जो मजदूर है, एक गरीब जो किसान है, उसका क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ उसका। Rural India was thus seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of depression in 1931। और रूरल इंडिया का पूरा खड़ा हो गया महात्मा गांधी जी के साथ। क्यों? क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी तुम टैक्सेस लेना बंद नहीं कर रहे हो, और इसलिए गांधी जी स्टार्ट कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। छोटी से छोटी चीज पे इस टाइम टैक्स लग रहा था, सॉल्ट पे टैक्स लग रहा था। आप सोच के देखो सॉल्ट कितनी छोटी चीज है, उस पे भी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीन फॉर अर्बन इंडिया, लेकिन जो रिच लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। सोच के देखो आप, है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारी इनकम फिक्स है, शहर वालों की इनकम फिक्स है ना। तो उससे क्या होगा, ये जो लैंड ओनर्स होंगे, ठीक है ना, जो रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, पैसा कमाते हैं, मिडिल क्लास सैलरीड इंप्लॉइज हैं, जिनको सैलरी मिलती है, जॉब करते हैं, नाउ दे फाउंड देमसेल्व्स बेटर ऑफ। उनके तो मजे लग गए ना, एग्रीकल्चर प्राइसेस कम हो गए हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं, तुम्हारे तो मजे लग गए, तुम्हारी तो फिक्स इनकम है। नुकसान किसका हुआ फिर? नुकसान हुआ पीजेंट्स का, ठीक है ना, इंडियन पीजेंट का नुकसान हुआ, पीजेंट का, फार्मर्स का नुकसान हुआ। एवरीथिंग कॉस्ट लेस, हर चीज अब सस्ती मिलने लग गई। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन। अब क्या होगा, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन से बाहर तो निकालना इंडस्ट्रीज को, है ना। बट व्हाट अबाउट पुअर पीजेंट, जो गरीब किसान है, उसका तो नुकसान हो गया ना। देखो ये जो हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रेजेंटली, इस जो न्यूज है, न्यूज में आप पढ़ते होंगे फार्मर्स लॉज के बारे में बात चलती है ना, फार्मर्स के जो लॉज आए थे, तो ये बात करते हैं ना कि फार्मर को क्या नुकसान होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट हो जाएगा। देखो ये जो हम हिस्ट्री में एग्जांपल पढ़ रहे हैं ना कि किस तरह से फार्मर्स को नुकसान होता था, लेकिन जो बिजनेस क्लास थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ट्रेडर्स थे, उनको फायदा होता था। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो फार्मर्स के अगेंस्ट लॉज आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि वो फार्मर्स के अगेंस्ट जाएंगे लॉज, और ये जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे हो चुका है, फार्मर्स के साथ ऐसा ही होना स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके मजे लग जाएंगे। तो यही सिचुएशन होने वाली है। इसीलिए बहुत सारे लोग फार्म लॉज को अपोज कर रहे थे। 200 साल पहले, 300 साल पहले की हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये सब हो रहा था आपका 19th सेंचुरी यूरोप में, ब्रिटेन में हो रहा था। आज 21st सेंचुरी में ये इंडिया में चल रही है चीज। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।